नमस्कार, मैं माया सांसला सहायक आचार्य फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फिर से लेके आई हूँ मैं आपका एसएसटी विषय बीएड का जो विषय है। आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि ना सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं होती है, उनकी विषयकों के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ना सामाजिक अध्ययन के प्रकार कितने हैं, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के बाद जो उनकी शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षण विधियों का अर्थ होता है कि विद्यार्थियों को जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में उनको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। वो कौन सा तरीका है जिससे वो बहुत अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ सके। शिक्षक का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यह शिक्षण का भी उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य में वो कहाँ तक प्राप्त कर चुका है, व्यक्तिगत जो शिष्य होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, यही चीज़ होती है और ये सिद्ध करती है कि जो आपका जो शिक्षण कार्य है वो कितना प्रभावशाली हुआ है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियाँ जो होती है एसएसटी विषय में है वो विभिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पर हम 3 प्रकार की शिक्षण विधियों के विषय के बारे में पढ़ेंगे। पहली है बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ, पहली है परंपरागत शिक्षण विधियाँ, दूसरी है शिक्षक प्रधान शिक्षण विधियाँ, तीसरी है बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले आज हम लोग परंपरागत शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। परंपरागत शिक्षण विधियाँ, जैसे कि नाम से ही लगता है कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है शिक्षण विधियाँ हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें, ये जो शिक्षण विधियाँ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है, यानी जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। इसमें पहले से सब कुछ निर्धारित होता है कि कौन सा आपको टॉपिक पढ़ाने हैं, कितना पढ़ाना है और किस समय पढ़ाना है। ये इसमें क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनसे क्या ज्ञान अर्जन होता है हमारा, और स्वाध्याय की जो भावनाएं होती है, स्वाध्याय की जो रुचि है वो बढ़ती है और ज्ञान अर्जन भी विकसित होता है। इसके द्वारा जो कुछ न इसके अंतर्गत जो इसका नुकसान भी होता है हमें इसका, कि इससे जो विद्यार्थी होते हैं वो इनकी ना स्मरण, उनके जो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ना एक फायदा तो इसमें यह होता है कि इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। बच्चे होते हैं वो खुद पढ़ने के इच्छुक होते हैं, अपने आप को बहुत सारी पुस्तकें होती हैं वो अपनी इकट्ठा करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं और रुचि लेते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे ना रटने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसके अंतर्गत बच्चे समझने की कोशिश कम करते हैं और उसको रटने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और उस चीज़ को रट लेते हैं। दूसरा नुकसान इसके अंतर्गत ये होता है कि इसमें जो शिक्षण सूत्र जो होते हैं उनका बिल्कुल भी अभाव होता है, उनका बिल्कुल भी प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि अवैज्ञानिक विधि है, इसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। ये तो गई ना परंपरागत शिक्षण विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे कि ना शिक्षक, दूसरी शिक्षण विधियाँ है शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि। शिक्षण प्रधान में क्या होता है कि शिक्षक के मुख्य केंद्र बिंदु में होता है। इसमें शिक्षक स्वयं ही डिसाइड करता है कि उसको कौन सी पुस्तकें से पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। इसमें बालक की जो विशेषताएं होती है या योग्यताएं होती है या रुचि जो होती है उनका इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। शिक्षक स्वयं ही सब कुछ निर्धारित करता है। इसमें जो शिक्षक होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसकी क्रियाशीलता पर ही डिपेंड करता है या उसकी ना इस विधि जो विषय होता है उसकी सफलता या असफलता है केवल शिक्षक की कार्यशीलता पर ही डिपेंड करती है कि कितनी इसमें अच्छी साबित हो सकती है या कितनी खराब हो सकती है। इसमें शिक्षक जितना ज़्यादा क्रियाशील होता है विद्यार्थी भी उतनी अच्छी तरह से चीज़ को ग्रहण कर पाते हैं। ये जो विधि होती है ये ज़्यादातर बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी होती है। बड़ी कक्षाओं में होता है कि दूसरी शिक्षण विधियाँ जो होती है उनका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण व्याख्यान द्वारा है वो में क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उनको दूसरी शिक्षण विधियाँ उनसे उनको पूरा करना मुश्किल होता है, समय की पाबंदी भी रहती है। इस कारण व्याख्यान द्वारा है ये विधि, व्याख्यान विधि द्वारा ये जो शिक्षण कार्य अच्छी तरह प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन छोटी कक्षाओं में इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याख्यान द्वारा हर चीज़ समझाना मुश्किल होता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से लेकर आज तक में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रहा है वो व्याख्यान विधि का ही हो रहा है। तीसरी शिक्षण विधि है बाल केंद्रित शिक्षण विधि।
बाल केंद्रित शिक्षण विधि में जो बालक होता है वो मुख्य केंद्र में होता है। बालक की केंद्र में, बालक को केंद्र मानकर ही उनका सिलेबस, उनका विषय, सब्जेक्ट होते हैं वो डिसाइड किया जाता है, और उसके अनुसार ही देखा जाता है कि बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार ही हमें सारे टॉपिक बाई टॉपिक तैयार करते हैं और बच्चों को उनको शिक्षा देते हैं। छोटे बच्चों के लिए होते हैं, यह शिक्षण विधि होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको छोटे बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, ये मनोवैज्ञानिक तरीके पे आधारित होती है। इसके आधार पर ही यह विधि, इस तरह की यह विधि आधारित होती है। इन 3 प्रकार की शिक्षण विधियों को हमने अच्छी तरह से पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो है, पहली है योजना विधि, सेकेंड है समस्या समाधान विधि, नेक्स्ट है खेल विधि, नेक्स्ट है पर्यटन विधि, इसके बाद में होती है प्रयोगशाला विधि, और